नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों सीटेट जुलाई 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री में अध्याय 7 लेकर के आ चुके हैं, जिसे हम पढ़ेंगे राज्य से साम्राज्य की तरफ। ठीक है, राज्य से साम्राज्य चैप्टर का नाम है। इसके पहले हमने ऑलरेडी 6 चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, जिसमें कि प्रारंभिक कथन में क्या, कब, कहाँ और कैसे, आखिर खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक। ठीक, आरंभिक नगर क्या बताती हमें किताबें और कब्रें। फिर हमने चैप्टर नंबर 5 में आपको पढ़ाया कि राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य कैसे हुआ करते थे। इसका 6 नंबर के चैप्टर हमने आपको पढ़ाया कि नए प्रश्न और नए विचार, और साथ में पढ़ेंगे 7 नंबर वाले चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे राज्य से साम्राज्य की तरफ। ठीक है, तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट आप समय दे दीजिएगा, ताकि हम आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर पाएँ। यानी कि जिन जिन छात्रों को SST में, यानी कि अगर हम कह सकते हैं हिस्ट्री में अगर डर लगता है, तो देखिएगा चैप्टर को धीरे धीरे जोड़ेंगे तो कहानी के तौर पर तैयार होगा। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, एक बार ध्यान सुन लीजिएगा, उसके बाद फिर हम इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको चैप्टर नंबर 1 में ये बताया कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। यानी कि दोस्तों सर्वप्रथम मानव ने जब विकास करना शुरू किया अपने आप को, तो उन्होंने खेती का उत्पादन कब से शुरू किया, कृषि का उत्पादन कब से शुरू किया, आग की खोज की। यानी कि उन्होंने धीरे धीरे आग की खोज की, फिर उसके बाद आग का जब उन्होंने खोज कर लिया, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे कृषि की तरफ बढ़ा। ठीक है, तो कृषि के बाद उन्होंने जो है 8000 साल पहले कृषि का उन्होंने आरंभ किया। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने पशुओं को पालना शुरू किया। देख सकते हैं धीरे धीरे कैसे ये बढ़ रहा है। उसके बाद इन्होंने भोजन से उत्पादक तक बढ़ गए। उसके बाद इनका एक प्रारंभिक नगर आ जाता है, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो वहाँ पर भी कैसे लोग रहते थे, नाले सड़कें, इनके बारे में हमने आपको ऑलरेडी अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, इसके बाद आगे इसमें आता है कि क्या बताती हमें किताबें और खबरें। यानी कि हमने आपको ये भी बताया था कि इतिहास को जानने के लिए हमने उनके पुराने चीज़ों को एनालिसिस किया, तो हमने चैप्टर नंबर 4 में आपको बताया। ठीक, इसके बाद देख सकते हैं किस तरीके से समाज, यानी कि ये समय जो परिवर्तन हो रहा है, यानी कि मानव धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद जो है धीरे धीरे चैप्टर नंबर 5 हमने आपको बताया कि राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। यानी इसके पहले मानो एक बस्ती में रहता था, उसका कोई मुखिया, बहुत बड़ी मात्रा, यानी कोई मुखिया नहीं होता था, राजा नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे मानव ने जो है अब अपना राजा भी चुनना शुरू किया। राजा कैसा होता था, जो बलशाली हो, धनवान हो, हर तरीके से परिपूर्ण हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या हुआ कि अब राज्य से उन्होंने राजा को चुनना शुरू किया। चैप्टर नंबर 5 में हमने यही पढ़ा था, जिसमें कि आपके जनपद हो गए, महाजनपद। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने अब राज्य की स्थापना करना शुरू किया। और इसके बाद जो है जब राज्य का स्थापना शुरू किया, तो उसके बाद राज्य से जो है अब साम्राज्य की तरफ कह सकते हैं बढ़ना शुरू किया। तो अब देखिएगा दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है, डेवलप कर रही, विकास कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ जो है हमने आपको चैप्टर नंबर 6 में यही तो पढ़ाया था कि नए प्रश्न और नए विचार। यानी कि दोस्तों अब क्या है कि इसमें बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति निकले, जिन्होंने ये ढूंढना शुरू किया कि जीवन है क्या, ये जीवन का असली सच्चाई क्या है। जिसमें आपको हमने ये बताया कि इसी में आपको वेदों की रचना भी हुआ। ठीक है, और उसके बाद जब नए आपके विचारक आए, जिसमें आपने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, जैन धर्म के बारे में पढ़ा, उपनिषद के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो इसमें क्या था कि विचारक थे, वो अपना अपना विचार प्रस्तुत कर रहे थे कि जीवन का रहस्य क्या है, जीवन क्या है, जीवन को कैसे जीना चाहिए। इन सभी को उन्होंने अपने अपने तौर पर दिया। ठीक है, जो कि हमने आपको चैप्टर नंबर 6 में कंप्लीट किया। और इसी के साथ साथ ध्यान सुनिए, इसी के साथ साथ क्या है कि अब मानव भी अपना धीरे धीरे क्या है विस्तार कर रहा था। तो इसमें अब धीरे धीरे राजा चुने गए। तो जो आपके छोटे छोटे, जैसे हम समझ सकते हैं कि नगर थे या फिर कस्बे थे, अब वो धीरे धीरे राज्य का रूप लेना शुरू कर दिए। जब राज्य का रूप लेना शुरू कर दिए, तो वहाँ पर राजा धीरे धीरे चुने गए। ठीक है, जब राजा चुने गए, तो वहाँ पर धीरे धीरे उन्होंने राजा अब अपने साम्राज्य के सभी व्यक्तियों को सही रखने के लिए उन्होंने उसमें सिपाहियों को रखना शुरू किया। तो सिपाहियों को वेतन देने के लिए उन्होंने कृषियों पर, व्यापारियों पर धीरे धीरे कर लगाना शुरू किया। तो कर भी यहीं से शुरुआत हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, वही राज्य अब धीरे धीरे और विस्तार होना शुरू किया, और वही विस्तार होकर के राज्य से साम्राज्य की तरफ बढ़ा। और इस चैप्टर हम यहीं पढ़ेंगे, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मगध के बारे में। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मगध की क्या कहें, यूँ कहें कि मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अशोक के बारे में। ठीक, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। उम्मीद है कि आपको पीछे से हमने संपूर्ण क्लियर किया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर का क्या रहस्य है, इसमें हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
और चैनल पहली बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आप लोग घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में आप सभी को टेलीग्राम से जुड़ जाना है, जिसका ग्रुप का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले लिंक दिया, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपका टेलीग्राम ओपन हो जाएगा, ज्वाइन नीचे आपको ज्वाइन वाला बटन दिखे, वहाँ से आपको जुड़ जानी है, ठीक है। ताकि इसमें जितने भी क्लास रहता है उसका हम लिंक शेयर कर देते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो वो हम आपको शेयर करते रहते हैं। या फिर आप इस तरीके से नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या सर्च कर लेना है टेलीग्राम पर, एक्सीलेंट एग्जाम, चैनल का नाम EXCELLENT, एक्सीलेंट एग्जाम, EXAM, एक्सीलेंट एग्जाम सर्च करेंगे पहले ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो राज साम्राज्य की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। तो कहता है कि हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था, ठीक है, जो कि हमने आपको अध्याय 6 में हमने आपको पढ़ाया था। इसके बाद दोस्तों आगे कहता है कि इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए, यानी कि उसको उत्कीर्ण का मतलब है उस पर बनाए गए हैं, लिखे गए हैं। कैसे? उसको जैसे कि खोद खोद करके उस पर लिखा गया है। आगे इसमें कहता है इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें और कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। तो अभी हमने आपको क्लियर कर दिया कि राज्य क्या था, एक लिमिट एरिया थी, लेकिन उसको और ज़्यादा विस्तार जब किया गया तो वही राज्य है वो साम्राज्य में बदल गया, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं। कहता है कि अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा, ध्यान सुनिएगा, उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र की किताबों में मिलते हैं। तो चाणक्य यानी कौटिल्य के बारे में भी आपने जानते होंगे और ये भी जानते होंगे कि यही चाणक्य थे जिन्होंने चंद्रगुप्त को जो है राजा बनाया था, ठीक है। तो इन्हीं का वो पौत्र थे, कौन? अशोक आपके थे, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था वो मौर्य का जो शासन था कितना, आज से 2300 साल पहले थी। आगे कहता है कि साम्राज्य में बहुत से नगर थे, ठीक है, जिसमें इसमें कहा गया कि मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाएगा, अभी आपको दिखेगा वो चित्र भी आपको दिखाएंगे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, ध्यान सुनिए, इसमें जो साम्राज्य थी उनकी राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला आपके उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था, ध्यान समझते चलिएगा, ठीक है। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे, ठीक है। आगे कहता है कि साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। आगे कहता है कि साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। तो आज भी लगभग कहीं कहीं आपको सभ्यता ऐसी मिल जाती है जहाँ पर के पोशाक और उनके बोलने का तरीका, भाषा तो अलग ही, आपको पोशाक भी अंतर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये नक्शा है, ठीक है, ये मैप है। तो इसमें जहाँ जहाँ दिखा है कि इनके साम्राज्य की जो राजधानी कहाँ कहाँ थी, एक देखिए जो काले बिंदु से, ये देखिए आपका ये पाटलिपुत्र, एक यहाँ पर उनका साम्राज्य का राजधानी उज्जैन, देखिए एक यहाँ पर उनकी राजधानी हुआ करती थी, और तक्षशिला यहाँ पर इनकी 3 ये जगह जहाँ मुख्य इनकी राजधानी हुआ करती थी इनके साम्राज्य की, ठीक है। एक इसमें नोट पॉइंट आया, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें कहा है वंश, ठीक है। वंश नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा आपके हुए। पहला आपका चंद्रगुप्त, दूसरा उनका बेटा बिंदुसार और इन्हीं का पुत्र जो था वो आपका क्या था, अशोक था, ठीक है। ये 3 महत्वपूर्ण राजा जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुए आपके मौर्य वंश में, ठीक है। ये नोट पॉइंट था, ठीक है। ये मैप आप लोग स्क्रीनशॉट करके रखिए क्योंकि इसमें बहुत सारे अभी आपको टॉपिक हमें करानी है, बतानी है। आगे कहता है पॉइंट आपकी आ जाती है कि राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, यानी जो राज्य है वो साम्राज्य से कैसे भिन्न है। तो इसमें कुछ 2 पॉइंट दिया, कहता है
चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। दूसरा पॉइंट कहता है इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। अब आगे हम बढ़ते हैं, अगला हेडिंग पॉइंट आपका आ जाता है कि साम्राज्य का प्रशासन, ठीक है, यानी कि इसका जो साम्राज्य था उसका प्रशासन कैसे हुआ करता था, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानते हैं। कहता है चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। जैसे पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। अब देखिएगा पाटलिपुत्र आपको दिख जाएगा, ये देखिए पाटलिपुत्र। अब देखिए जो पाटलिपुत्र था तो इसके अलग बड़े, जैसे कौशाम्बी हो गया, रूपनाथ हो गया, सारनाथ, लुम्बिनी, ये सब इसके आसपास के जितने भी एरिया हुआ करती थी इसमें ये डायरेक्ट नियंत्रण रखते थे। ठीक है, ठीक है, इस पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको क्या करते थे, सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था और संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। यानी जो अधिकारी राजा कर वसूल करने के लिए देते थे, फिर राजा अपने पास जासूस भी रखते थे ताकि उन अधिकारियों की जो भी क्रियाकलाप, जो भी कार्य कर रहे हैं, यहाँ लूटपाट कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, वो सभी उन पर नजर रखते थे और जो भी इंफॉर्मेशन था वो आपको आकर के राजा को बताते थे। ठीक है, इन सबके ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एक वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता सब पर नियंत्रण रखता था। ठीक है, आगे कहता है कि मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। यानी कि कहा है कि जो मौर्य साम्राज्य था बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो इसमें कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे, इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाए। यानी इनको राजधानी बनाकर इन पर शासन किया जाता। एक हो गया जैसे आपका तक्षशिला हो गया और उज्जैन, इन पर आपके क्या राजधानी बनाकर इन क्षेत्रों पर क्या किया जाता था, शासन किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शासन किया जाता था। आगे कहता है कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल यानी गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। आगे कहता है कि प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम, ध्यान सुनिए, उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है भारत का वो कंबल के लिए, और दक्षिण जो भारत जो था दक्षिण भारत वो आपके सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। ठीक है, आगे इसी में कहता और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला करके दे। यानी वो जंगल में रहते थे तो जंगल वाली सामग्री उनसे लिया जाता था। अब नजराना वही बात है, जो कर है उसी को दूसरा भाषा में हम उसको नजराना भी कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, कहता है जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना जो है अनियमित रूप से जब भी संभव हो तब इकट्ठा किया जाता है। जैसे कोई मसाला कारोबारी व्यापारी अगर इनके राज्य से गुजरता, उस रास्ते से गुजरता, तो उस रास्ते पे इन्होंने नजराना लगाया था कि अगर हमारे एरिया में आ रहे हैं या जा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ देना होता था। तो ऐसा तो नहीं था कि नहीं, उस पर कंपल्सरी लगा ही जाता था कि आप आए या ना आए आपको देना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं होता था। जब व्यापारी वहाँ पर जाते थे तब वहाँ पर देते थे। तो यानी कि यह नियमित नहीं था, अनियमित था। यही कर और नजराना में अंतर है। ठीक है, इस ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। ऐसा नहीं था कि आपको देना ही है, लेकिन हाँ स्वेच्छा से, अगर आपको स्वेच्छा है तो आप दे सके तो उस तौर पर इसको लिया जाता है, जिसको हम लोग नजराना बोलते हैं। ठीक है, आजकल शादी विवाह में भी वही होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं अमानत।
ठीक है। अब बहुत लोग हंस भी रहे होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं या लड़के या लड़की पक्ष से आप जाते हैं, अगर लड़का अच्छा लगता है या फिर लड़की अच्छी लगती है तो आप अमानत देते हैं, उस न्यू को क्या कहते हैं, नजराना कहते हैं कि नहीं हमें ये चीज़ पसंद है, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब इसको आगे मत बढ़ाइएगा आप सभी, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है राजधानी में सम्राट, ठीक है। ये पॉइंट है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है। कहता है कि मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। आप थोड़ा सा इसके बारे में आप चाहते तो पढ़ सकते हैं। यह इनके साम्राज्य के बारे में दर्शाया हुआ है कि कैसे इनके साम्राज्य थे, कैसे लोग रहते थे, बस यही इसमें दर्शाया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसी में आपके पाटलिपुत्र यानी जो इस समय पटना में है, आज के आधुनिक पटना में ही पड़ता है यानी बिहार में, के बारे में इन्होंने ये लिखा था कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीन से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियाघरों के लिए बने बसेरों से घिरा है। तो ये जो मेगास्थनीज था वह क्या था कि चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया की यूनानी राजा जो वहाँ के यूनानी राजा सेल्यूकोस निकेटर का राजदूत था वो आया था। तो इनके बारे में, इनके राजधानी के बारे में वो वर्णन किया हुआ है। बस यही है इसमें, ठीक है। जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट वो ये देखिएगा कि अशोक एक अनोखा सम्राट, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अशोक एक अनोखा सम्राट। आइए इनके बारे में जानते हैं। कहता है कि अशोक जो है वो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ये याद रखिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीटेट में पूछ सकता है, ठीक है। ये तैयार रखिएगा कि अशोक के ज़्यादातर जितने भी अभिलेख मिले हैं वो प्राकृत भाषा में थी या ब्राह्मी लिपि में थी, ठीक है। अब आइए ये जो बहुत ज़्यादा मशहूर है अशोक का कलिंग युद्ध, इसमें इनके साथ बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। आइए इसको हम बताते हैं। ये याद रखिएगा अशोक का कलिंग युद्ध। चलिए बात करते हैं। कहता है कि कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, ठीक है। जो कलिंग है वो तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम रहा है। आप कहता है कि मानचित्र 5 में पृष्ठ संख्या 64 आप देख सकते हैं। कहता है अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा यानी घृणा हो गई, जिन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध अब नहीं करेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में। जो आपका मानचित्र 5 में है कलिंग युद्ध, तो यहाँ आप देखिए वही मानचित्र में कहा, इस मानचित्र में बहुत सारे चीज़ मिलेंगे। तो ये देखिएगा ये उड़ीसा की एक तटीय एरिया है जिसका प्राचीन नाम था, क्या था, कलिंग था। ये आज का किसमें है, उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा। तो यहाँ पर उन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा खून खराबा होने की वजह से उनसे क्या हुआ, युद्ध से घृणा हो गई। तो उन्होंने कुछ यहाँ पर उनके विचार आए, वो विचार भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा आगे इसमें कहा है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से। कहता है अशोक का धम्म क्या था, ये नाम भी याद रखिएगा, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ठीक है। अशोक का धम्म क्या था। इसमें कहा कि अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते, वैसे ही यह उनका कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे, ठीक है। दोस्तों अशोक का धम्म के बारे में थोड़ा सा विस्तार में हम आपको बताने से पहले ये जो पॉइंट है इसको हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं ताकि चीज़ें आपको आसानी समझने में और भी आसानी हो। जैसे अशोक का कलिंग युद्ध के बारे में जैसे हमने आपको बताया कि इन्होंने बहुत ज़्यादा खून खराबा देखकर इनसे घृणा हो गई और इन्होंने भविष्य में युद्ध न करने की कसम खा ली, ठीक है। तो इसी में कहा है कि कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, यानी उनके अभिलेख में कुछ ऐसे बातें मिली हैं जिसको हम यहाँ पर बताते हैं। कहता है कि अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग पर विजय की, ठीक है। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों?
कहता है कि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। ठीक है, आगे कहता है जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी इस युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, निर्णय लिया कि इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों की इसकी शिक्षा देने का निषेध किया है कि अब ऐसा लोग एक दूसरे को मारे ना या मारे काटे ना। ठीक है, आगे से कहता है कि मैं जानता हूं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस तरीके से माहौल बन चुका था कि एक राजा दूसरे राजा पर युद्ध करते थे, लड़ाई करते ही थे, लेकिन अब इसको आगे बढ़ाना इस तरीके से बहुत कठिनाई वाली बात थी। ठीक है, आगे कहता है कि मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण यानी खुदवा रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। ठीक है, यानी कि इन्होंने इसीलिए अभिलेख पर लिखवाया था कि जो भी हमारे वंशज आएंगे वो भी युद्ध नहीं करेंगे। शायद यही कारण था कि कुछ जैसे कि कई आपके वंश चलने के बाद जो है मौर्य वंश का क्या होगा, समाप्ति हो गई, यानी कि उनका अंत हो गया। ठीक है, आगे कहता है इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, अब कहता है कि धर्म जो संस्कृत का शब्द है, जिसको धर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, धर्म, यानी धर्म का प्राकृतिक रूप है। नहीं, धर्म जो है संस्कृत शब्द है जो कि धर्म जो है वो का प्राकृतिक रूप है। चलिए, अब वही हमने आपको बताया कि अशोक का धर्म क्या था। तो ये हमने आपको बताया कि अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे पिता जो है अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि उनकी अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। आगे कहता है इसी में कि ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। ठीक है, इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म यानी कि धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह पर धम्म की शिक्षा देते थे, यानी कि धर्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश से कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों को खुदवाया ताकि उनको भी पढ़कर लोग जो है जागृत हों। ठीक है, आगे कहता अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु श्रीलंका भी उन्होंने भेजा। यानी बहुत कई जगहों पर इसका प्रसार प्रचार करने के लिए, विस्तार करने के लिए इन्होंने बहुत काफ़ी प्रयास किया, जिसमें कि अपने कह सकते हैं कि अपने दूत को जो है उन्होंने सीरिया, मिस्र, ग्रीस में भी अपने दूत भेजे। साथ ही उन्होंने अपने ही पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी इस कार्य हेतु उन्होंने श्रीलंका में भी भेजा। आगे कहा है कि उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाएं, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि बाद में अशोक ने किन पर प्रेरित हुए, बुद्ध के उपदेशों प्रेरित हुए। तो बुद्ध भी यही चाहते थे, जो ये चाहते थे कि किसी भी मनुष्य पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, सबको जीने की समान अधिकार है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं कोई ब्राह्मण है, कोई कह सकते हैं कि निम्न कास्ट का है तो उस पर आप ज़्यादातर क्या है प्रेशर डाले या उनसे वहीं काम करा, नहीं, सबको समान जीने का अधिकार है। यही उन्होंने अशोक का धम्म था। ठीक है, उसी को लेकर के उन्होंने बहुत ज़्यादा विस्तार किया, प्रचार किया। ठीक है, आगे इसी में कहा कि अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश क्या था। तो कहता है कि लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। तो उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं या जब उनके बच्चे का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम का नहीं है। इसके बदले में यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी।
ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं वो देखिए। कहता है ये हैं अपने दासों नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा, दूसरे के धर्म की निंदा करना, ठीक है, या दोनों ही बातें गलत है। यानी कि अपने धर्म की प्रशंसा बहुत ज़्यादा करना, दूसरे के धर्म के यानी कि दूसरे के धर्म की निंदा करना, ये भी दोनों बातें गलत है। आपको किसी भी धर्म की प्रशंसा यहाँ पर नहीं करनी है। कहता है हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। ये उनका प्रमुख विचार था, ठीक है, उनका ये संदेश था कि इस तरीके से आप सभी को करना चाहिए और रहना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये संकेत आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा है कि ब्राह्मी लिपि जो है आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों से ब्राह्मी लिपि से कहीं क्या है उत्पन्न हुई। यहाँ आप जो है अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में आप देख सकते हैं। जैसे इस तरीके से उल्टा के की तरह अगर ये दिख रहा है तो ये आपके आरंभिक ब्राह्मी है, ठीक है। और ये देख सकते हैं ये अ है तो ये अपना अ हिंदी वाला देवनागरी वाला हिंदी है अ, ठीक है। और ये देख सकते हैं इस तरीके से ये बनाया गया है तो ये बांग्ला है। और ये इस तरीके कुछ बनाया गया है तो ये बहुत ज़्यादा कठिन है, ये मलयालम है। और ये आपका क्या है भाई तमिल में अ लिखा हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पहले की दिया गया है। इस तरीके से चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है कि मौर्य साम्राज्य की जो शुरुआत हुई थी ये इम्पोर्टेंट है, आज से 2300 साल पहले थी, ठीक है। मगर अब देखिएगा ये आपके लिए फिगर है कि रेशम मार्ग सहित महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। ये आप इसको देखिएगा आने वाले समय जब इसका आवश्यकता पड़ेगी तो इसको हम आप लोग को समझाएंगे। ये चित्र देख सकते हैं, ठीक है। मंगोलिया क्या था क्या है सब चीज़ आप देख सकते हैं। आगे की बात जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट ये बहुत शार्ट में दिया हुआ है। यानी कि देख सकते हैं किस तरीके से मानव जो है उनका किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है समाज का, तो इसके बारे में बताया कि यानी कि अपने आपको ये बताया कि कभी मानव अपने अस्तित्व के बारे में नहीं जानता था, वो धीरे धीरे आग की खोज की, पशुपालन किया, खेती करना शुरू किया। अब वो सभ्यता की तरफ बढ़ा, नगर बनाए, अब राज्य से साम्राज्य की तरफ बढ़े। तो उसमें अब क्या था कि नए विचारक भी आए और वो विचार भी आपके साथ देते गए, ठीक है। अपने अपने कई सबके अपने अपने अलग अलग विचार थे, अलग अलग धर्म होते चले गए, ठीक है। अब उसी के बाद आगे की कहानी यहाँ से बढ़ती है, यानी कि जो मौर्य वंश था उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे इनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। देख सकते हैं सिक्का आना शुरू हो गया, ठीक है। ये देख जो सिक्का आपको दिख रहा है ये हिंद यवन का सिक्का है, एक कुषाण का सिक्का है, और ये आपका शक का सिक्का है, और ये है आपका सातवाहन सिक्का है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं। तो चाहे तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ था, यानी कि पूरे भारत में कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे शासन हो रहे थे, कैसे परिवर्तन हो रहे थे, ये आपको शॉर्टकट में ये दिखाया गया है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं या फिर आप कमेंट करेंगे तो इसको जो है हम एक अलग अध्याय में विस्तार पूर्वक आपको समझा देंगे। तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ लीजिएगा, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। तो चलते चलते एक बार आप सभी जो है इस क्लास को जो है लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत जल्द जो है हम आपको टाइम टेबल बता देंगे किस मतलब कि किस दिन कौन सा, यानी कि सामाजिक विज्ञान में किस दिन आपका इतिहास चलेगा, किस दिन भूगोल चलेगा और किस दिन आपका नागरिक शास्त्र चलेगा। बहुत जल्द आपके जो है सीरीज भी लेकर के आ रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करें हर सब्जेक्ट का, ताकि चीज़ें आसान हो आपके। जैसे CDP को हो गया, SST का क्वेश्चन हो गया, है ना। तो इन सभी को भी हम साथ में आपके लैंग्वेज भी जो भी क्वेश्चन होगा उनको भी हम लोग देखेंगे। और कुछ ध्यान सुनिएगा, बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं चैप्टर हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको देखते ही मिलता है, हर साल मिलता है, इस बार भी मिलेगा, ठीक है। इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। और एक बार आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। घंटी को दबा कर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। टेलीग्राम पर आपको एक्सीलेंट एग्जाम सर्च करके ग्रुप से जुड़ जानी है ताकि सभी क्लास आप सभी को मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।